सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 3, जिसका नाम है सुनामी, यानी कि सुनामी। तो चलिए बच्चे, इसे पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले हम जानेंगे पाठ का सार, कि पाठ में हमें क्या बताया गया है। प्रकृति मनुष्य के लिए वरदान है, परंतु कुछ प्रकृति के उपद्रव मनुष्य के लिए कभी कभी अभिशाप भी बन जाते हैं। इनमें से एक है सुनामी। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सुनामी के कारण और उससे होने वाली तबाही का वर्णन किया है। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को अब शुरू करते हैं। आप इस चित्र को जरा ध्यान से देखिए, जो यहाँ पर दिया गया है इस पुस्तक में। किस तरह बच्चों सुनामी आई है और सब लोग किस तरह अस्त व्यस्त हो गए हैं। प्रकृति स्वभाव से ही प्राणियों की सहचरी रही है। इसका शुद्ध तथा संतुलित सामंजस्य पाकर मानव असीम आनंद का अनुभव करता है। परंतु समय के साथ साथ मनुष्य ने प्रकृति के रहस्यों को जानने हेतु अनेक वैज्ञानिक आविष्कारों को जन्म दिया तथा विभिन्न प्रकार के परीक्षणों द्वारा वह प्रकृति के विशाल आंतरिक रहस्यों को परत दर परत खोलता चला गया। कुछ अनबुझी पहेलियों को सुलझा लेने के पश्चात अहंकार से भ्रमित मानव ने समझा कि उसने प्रकृति को वश में कर लिया है। अतः वह स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा। परंतु वह भूल गया कि प्रकृति का क्रोध कहर बनकर मानव पर टूटता है। यह प्राकृतिक कहर कई रूपों में हो सकता है, जैसे ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि। इन्हीं को मानवीय भाषा में प्राकृतिक आपदा के नाम से जाना जाता है। इन्हीं प्राकृतिक आपदाओं से समुद्री भूकंप तथा उससे उत्पन्न सुनामी लहरें भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। सुनामी एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों के निवासी, पूर्वी एशियाई देशों तथा जापान के तटवर्ती लोग भय से कांप उठते हैं। विगत 26 दिसंबर 2004 को सुमात्रा के निकट आए समुद्री भूकंप तथा उससे उत्पन्न सुनामी लहरों ने दक्षिण पूर्व एशिया के तटीय क्षेत्रों में जो दिल दहलाने वाला दृश्य उपस्थित किया, उससे इसकी विकरालता का सहजता से अनुमान लगाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि हिंद महासागर की तलहटी में रिएक्ट पैमाने पर अंकित 8.9 की तीव्रता वाला समुद्री भूकंप आया, जिसके कारण उठी उत्ताल तरंगों ने अपनी खूबसूरती के लिए विख्यात दक्षिण पूर्व एशिया के तटों को बुरी तरह प्रभावित किया। असंख्य लोगों की मृत्यु के कारण बनी इन लहरों के प्रकोप का भीषण प्रभाव इंडोनेशिया के साथ साथ भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया आदि देशों पर भी पड़ा। विशेषकर भारत में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित दक्षिण पूर्वी राज्यों के तटीय क्षेत्र इन लहरों के कहर से प्रभावित हुए। इन सुनामी लहरों ने तटीय क्षेत्रों में न केवल भीषण उत्पात मचाया, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए एशिया का मानचित्र भी बदल दिया। इस परिवर्तन का मुख्य कारण समुद्र तल में चट्टानों को भारतीय प्लेट का खिसककर बर्मा की प्लेट के नीचे आना है। इन प्रलयकारी लहरों के रूप में प्रकृति ने मानव के साथ जो क्रूर परिहास किया, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सागर के गर्भ से उपजी इस विकराल प्राकृतिक आपदा को देखने के पश्चात मन में इससे संबंधित असंख्य प्रश्नों का उठना स्वाभाविक ही है। जैसे, जल जो जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत है, वह इतना भयंकर रूप कैसे ले लेता है। वही जाना पहचाना समुद्र जो लाखों लोगों की जीविकोपार्जन का साधन है, अकस्मात रौद्र रूप धारण कर इतना विध्वंसकारी दृश्य कैसे प्रस्तुत करता है। या फिर ये कि सुनामी लहरें क्या हैं। वास्तव में सुनामी जापान भाषा का शब्द है, जो दो शब्दों तुसु यानी कि तट तथा नामी यानी बड़ी लहर से मिलकर बना है। इसका अर्थ है अथाह समुद्र की वह विशाल लहरें जो तट पर अत्यंत तीव्रता से आकर भयंकर विनाश का दृश्य उपस्थित करती हैं। हृदय विदारक दृश्य उत्पन्न करने वाली इन लहरों को टाइलाइट लहरों के नाम से भी जाना जाता है। समुद्री भूकंप का जन्म सागर तल के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों के किसी कमजोर सतह से टकराने के कारण होता है।
जिससे प्लेटों पर दबाव उत्पन्न होता है। जब दबाव अत्यधिक बढ़ जाता है तब प्लेटों की चट्टानें टूटने लगती हैं। ये चट्टानें टूटकर अपने लिए स्थान बनाने का प्रयास करती हैं। इसी क्रम में इनका दबाव सतह पर समुद्री भूकंप अपने केंद्र बिंदु से तरंगों के रूप में अत्यंत तीव्रता के साथ फैलता है। समुद्र की तलहटी पर आए भूकंप से उत्पन्न हलचल के पश्चात विस्थापित पानी पुनः संतुलित होने का प्रयास करता है। इसी उथल पुथल के कारण समुद्र के पानी का बढ़ा हिस्सा ऊपर उठता है या नीचे धंसता है, जिससे अत्यंत तीव्र गति से लहरें फैलती हैं और इन्हीं लहरों से बनती है प्रलयकारी सुनामी लहरें। सुनामी केवल एक लहर नहीं अपितु लहरों की एक पूरी श्रृंखला है जो अत्यंत तीव्र गति से तटों की तरफ आती है। अनुमानतः इन लहरों की गति 500 से 800 किलोमीटर प्रति घंटों तक हो सकती है। इसके बावजूद सुनामी लहरें गहरे समुद्र में सामान्य लहरों की भांति ही होती है। इसके कारण जहाजों अथवा नावों पर बैठे व्यक्तियों को इन लहरों का आभास भी नहीं हो पाता, परंतु ये लहरें ज्यों-ज्यों तटों के निकट पहुंचती हैं, त्यों-त्यों असाधारण रूप से इनकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। ज्यों 30 से 40 मीटर अथवा इससे भी ऊंची हो जाती है। यही कारण है कि ये लहरें समुद्री किनारों तक पहुंचते पहुंचते विशाल दीवार का आकार ले लेती है तथा तटों के आसपास पहुंचकर भयंकर तबाही मचाती हैं। सुनामी लहरें भूगर्भीय चट्टानों के आपसी टकराव से उत्पन्न भूकंप के अतिरिक्त समुद्र की तलहटी में होने वाली कई अन्य प्राकृतिक हलचलों के कारण भी उत्पन्न हो सकती है। इनमें तटीय भूकंप, समुद्री ज्वालामुखियों में होने वाले विस्फोट, भूस्खलन आदि प्रमुख है। सुनामी लहरें हजारों वर्षों से समुद्र के तटीय क्षेत्रों पर समय समय पर कहर बरपाती रही हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 21 जुलाई 1365 ईस्वी को भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सुनामी लहरें उठी थी, जिनसे प्राचीन यूनान तथा रोम के तटीय क्षेत्र प्रभावित हुए थे। इसके बाद भी कई अन्य सुनामी लहरें समय समय पर महासागरीय तटवर्ती क्षेत्रों पर तबाही मचाती रही हैं। सुनामी से प्रभावित होने वाले प्रमुख देशों में चिली, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, अलास्का आदि हैं। सुनामी लहरों से प्रभावित होने वाले एशिया के प्रमुख देशों में जापान तथा इंडोनेशिया हैं। इनमें से जापान को तो समय समय पर सुनामी लहरों का सामना करना पड़ता ही है। सुनामी एक असामान्य घटना है जिसके कारण इसका विशेष अध्ययन नहीं हो पाया है। यद्यपि वैज्ञानिकों ने इससे संबंधित अनेक तथ्यों को एकत्रित किया है, फिर भी अभी तक इसकी सटीक भविष्यवाणी संभव नहीं हो पाई है। परंतु 28 मार्च 1964 को अलास्का में आए समुद्री भूकंप से हुई हानि को देखते हुए सन 1965 में अंतरराष्ट्रीय चेतावनी व्यवस्था यानी कि इंटरनेशनल वार्निंग सिस्टम की शुरुआत की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत यह केंद्र लगातार समुद्र की आंतरिक गतिविधियों पर निगरानी रखता है और किसी भी तरह की आशंका होने पर वह सदस्य देशों की चेतावनी संदेश भेज देता है। इन संकेतों को पाते ही यह देश सतर्क हो जाते हैं, जिससे इन देशों में अत्यधिक जान माल का नुकसान नहीं होता। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि भारत तथा श्रीलंका की सरकारों ने भी इस चेतावनी व्यवस्था की सदस्यता के लिए आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ कर दी है, जिससे आने वाले दिनों में समय रहते इससे बचाव के उपाय किए जा सके। यद्यपि सुनामी अथवा किसी भी प्राकृतिक आपदा को रोक पाना मनुष्य के वश में नहीं है, तथापि हम इन आपदाओं से बचने के उपाय अवश्य कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि समूचा विश्व एकजुट होकर आपदा प्रबंधन के लिए तत्पर हो और इसके लिए ठोस कदम उठाए। इसके अंतर्गत समुद्र तट के 500 मीटर के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा दी जानी चाहिए तथा समुद्री किनारों पर अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए, जिससे समुद्र द्वारा किनारों के कटाव को रोका जा सके। इस प्रकार के उपायों को अपनाकर सुनामी के कहर से काफी हद तक स्वयं का बचाव किया जा सकता है। वास्तव में सागर के गर्भ से उपजी इस विकराल आपदा ने मानव को एक बार फिर यह जता दिया है कि प्रकृति के अनेक रहस्य तथा उसकी अपरिमित शक्ति अभी भी उसके लिए अज्ञात बने हुए हैं। सत्य तो यह है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा को रोक पाना मानव के लिए अभी पूर्णतया संभव नहीं है। फिर भी हमें इन आपदाओं की पूर्व सूचना या इससे बचने के उपाय की उचित व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए।
साथ ही हम यह भी आशा करते हैं कि भविष्य में हमारे वैज्ञानिक समय रहते इन प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम हो सकेंगे। तो चलिए बच्चों, सुनामी के पाठ में इतना ही। अब हम करते हैं, इससे बच्चों हमने जो पाठ पढ़ा इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि प्रकृति का भयावह रूप ना हो, इसके लिए उसका संरक्षण जरूरी है। तो बच्चों हमें अपनी प्रकृति के भयावह रूप से बचने के लिए उसका संरक्षण अवश्य करना चाहिए। हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए और बच्चों अपनी प्रकृति को कोई भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। तो चलिए अब हम करेंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य। सबसे पहले देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। अहंकार से भ्रमित मानव ने यह समझा कि उसने प्रकृति को वश में कर लिया है। हिंद महासागर की तलहटी में रिएक्टर पैमाने पर अंकित 500 की तीव्रता वाला समुद्री सुनामी आया था। समुद्र की तल पर आए भूकंप से उत्पन्न हलचल के पश्चात समुद्र का पानी पुनः संतुलित होने का प्रयास करता है। डैश भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उठी थी। 21 जुलाई 1365 को भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उठी थी सुनामी लहरें समय समय से समुद्र के तटीय क्षेत्रों, हजारों वर्षों से समुद्र के तटीय क्षेत्रों पर समय समय पर बरसाती रही हैं। आगे बढ़ते हैं, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। टिक द करेक्ट ऑप्शन। 26 दिसंबर 2004 को समुद्री भूकंप कहाँ आया था बच्चों? तो बच्चों 26 दिसंबर 2004 को समुद्री भूकंप आया था सुमात्रा में। सुनामी शब्द किस देश का शब्द है? ये जापान का शब्द है। अंतरराष्ट्रीय चेतावनी व्यवस्था इंटरनेशनल वार्निंग सिस्टम की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? ये हुई थी सन 1965 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सुनामी लहरों के बारे में विस्तार से बताइए। तो बच्चों ये पाठ आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से। अब सुनामी लहरों के बारे में आप विस्तार से अपने शब्दों में बताएंगे। नीचे और भी प्रश्न है, इनके उत्तर आप स्वयं के शब्दों में देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित लिखे वाक्यों में मोटे छपे शब्दों के लिंग बताइए। राइट द जेंडर ऑफ बोल्ड वर्ड्स। जैसे बच्चों मछली जल में रहती है, जो मछली है वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? जल्दी बताइए। तो बच्चों मछली स्त्रीलिंग शब्द है, आप यहाँ लिखेंगे। मुर्गियां अंडे देती हैं। तो बच्चों जो मुर्गियां शब्द है, मुर्गी मुर्गा में तो समझ आता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लेकिन मुर्गियां मुर्गियां बताइए स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? मुर्गियां बच्चों स्त्रीलिंग शब्द है, आप इसे यहाँ लिख देंगे। इसी तरह कछुआ चल रहा है, कछुआ बच्चों पुल्लिंग शब्द है, आप इसे यहाँ लिखेंगे। इसी तरह और भी आपको वाक्य दिए गए हैं जो रंगीन छपा शब्द है, उस शब्द को आपको बताना है कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। राइट द प्लूरल नेम। पहला है बच्चों उपकरण, तो आप इसका बहुवचन बनाएंगे उपकरणों। चिकित्सालय यानी कि चिकित्सालयों। विद्यालय यानी कि विद्यालयों। चले आगे क्या आप स्वयं से करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए व्याकरणिक पहल में आपको क्या बताया गया है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे कि बच्चों कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, इनके कुछ विभक्ति चिन्ह भी होते हैं, तो उन्हें हम कारक कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध बताते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया है आपको। नीचे दिए वाक्यों में से कारक को अलग कीजिए। सेपरेट द केस। पहला वाक्य देखिए, वैज्ञानिकों ने आविष्कारों को जन्म दिया। तो बच्चों इसमें से जो ने है वह आपका कारक है और जो को है वो भी आपका कारक चिन्ह है, आप इन्हें अलग करेंगे। भूकंप मानवीय भाषा में प्राकृतिक आपदा के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों में आपका कारक चिन्ह है और के और से भी आपका कारक चिन्ह है, आप इन्हें अलग करेंगे। इसी तरह नीचे आपको और भी वाक्य दिए गए जिसमें से आप कारक चिन्ह अलग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। कन्वर्ट दीज वर्ड इनटू तद्भव। तो बच्चों ये का तद्भव रूप होगा हृदय। तो इसी तरह देखो बानी का होगा बच्चों बोली, शीतल का होगा शीतल। आगे क्या आप स्वयं से करेंगे। तो बच्चों इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ पर समाप्त। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।